Hi guys, welcome to Smart Commerce Classes. My name is Anshul Mittal, and in this video we will be covering the next part of chapter number 21 of ACCA F7, and the name of the chapter is Interpretation of Financial Statements, or you can also call it Accounting Ratios. तो अभी तक जैसा मैंने तुम्हें बताया था इस पूरे चैप्टर का क्रक्स कि इस चैप्टर में मैं तुम्हारे को पूरी रेशोज़ करनी नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि दैट इज़ ऑलरेडी कवर्ड इन F3। यहाँ सिर्फ मैं तुम्हें शॉर्टकट्स बताऊंगा, ये बताऊंगा कि रेशो का सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उससे हमें क्या पता चलता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अभी तक हमने जो अपनी रेशो करी थी दैट वाज परफॉर्मेंस। हमने अभी परफॉर्मेंस की रेशोज़ करी थी। नाउ वी विल बी डूइंग रेशोज़ ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन के अंदर कौन कौन सी रेशोज़ आती हैं, जैसे हमारी करंट रेशो हो गई, क्विक रेशो हो गई, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ये सारी रेशोज़ आती हैं हमारी पोजीशनल रेशोज़ में। तो तुम्हें अपनी एक हेडिंग कॉपी में बनानी पड़ेगी कि ऐसे लिख के परफॉर्मेंस में कौन सी रेशोज़ आती हैं, पोजीशन में कौन सी रेशोज़ आती हैं, और जब नेक्स्ट पार्ट करेंगे उसमें कौन सी आती हैं। जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे को एक पेज पे सारी रेशोज़ और उसके फॉर्मूले बना के दे दूँगा, सो दैट इट विल हेल्प यू। सो पोजीशन में हमारी पहले आती है वर्किंग कैपिटल रेशोज़। वर्किंग कैपिटल रेशोज़ हमारी दो होती हैं, करंट रेशो एंड क्विक रेशो। सो दीज आर द मोस्ट ईजीएस्ट रेशो ऑफ दिस चैप्टर, और सभी को पता होगा ये बात। सो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़, और करंट रेशो का सिंपल मतलब ये होता है, हम ये देखते हैं कि हमारे कितने करंट एसेट्स हैं विच आर लेस देन 12 मंथ्स विच आर अवेलेबल टू पे ऑफ द करंट लायबिलिटीज़, जो हमें विद इन 12 मंथ्स पे करनी है। तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमारे जो करंट एसेट्स हैं वो कितने टाइम्स करंट लायबिलिटी हैं। तो जो भी हमारा इसका आंसर आता है 2, 3, 1.5, 0.25, वॉट एवर द आंसर इज़, हम हमेशा दैट आंसर इज़ टू 1 लिखते हैं कि अगर करंट लायबिलिटी 1 है तो करंट एसेट्स कितने हैं उसमें। ठीक है, ये चीज़ सबको पता होगी। आगे करंट रेशो हमारी पहले का टाइम था जब आइडल रेशो वॉज कंसिडर्ड टू बी 2:1, बट नाउ आइडल रेशो इज़ कंसिडर्ड टू बी 1.5:1। एक तो ये होगी हमारी आइडल रेशो, दैट मीन्स अगर हमारी रेशो आइडल रेशो से कम है तो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड, क्योंकि फिर हमारे करंट एसेट्स कम हैं लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, तो लिक्विडिटी इश्यूज हमारी कंपनी में रहेंगे। और दूसरा पॉइंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर हमारी रेशो 3:1 है तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू माइट फील कि ये तो अच्छी बात है कि करंट एसेट्स हमारे 3:1 है, विच इज़ गुड, काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इसका एक नुकसान क्या हो सकता है, दैट मीन्स हो सकता है कि हमारे पास आइडल कैश पड़ा हो जो हम कहीं यूटिलाइज ही ना कर पा रहे हो सकता है हमारे पास आइडल स्टॉक पड़ा हो जो बिक ही नहीं रहा हो सकता है हमारे ट्रेड रिसीवेबल आइडल खड़े हों जिनसे अभी तक पेमेंट आई ही नहीं। सो अगर रेशो ज़्यादा है किसी कंपनी की तो वी हैव टू सी दिस एज वेल कि ऐसा तो नहीं है कि उसके पास बहुत सारा कैश आइडल पड़ा है, स्टॉक आइडल पड़ा है या ट्रेड रिसीवेबल्स आइडल पड़े हैं। तो क्रक्स क्या है, ज़्यादा रेशो होना भी कंपनी के लिए फिजिबल नहीं होता, क्योंकि अगर रेशो ज़्यादा है, अगर कैश ज़्यादा है तो कंपनी को वो कैश इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक में, और स्टॉक ज़्यादा बनेगा तो स्टॉक ज़्यादा बिकेगा तो सेल्स ज़्यादा होगी, बट कंपनी की करंट एसेट्स इतने ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, और ट्रेड रिसीवेबल्स अगर ज़्यादा है दैट मीन्स उनसे पैसे लेने में कंपनी को थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी, तो पैसे आएंगे मतलब कैश बढ़ जाएगा, कैश आएगा तो उसी कैश से हम स्टॉक लेंगे तो पैसा रिवॉल्व होगा, बट रेशो विल नॉट बी दैट मच हाई। So high or increasing figure may appear safe but should be regarded with the suspicion, as it may be due to high level of inventory or receivable, high level cash which could be put to better use like by investing in non current assets like machines, या machines में या buildings में किसी और जगह पे भी हम वो पैसा लगा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा ये वाला पार्ट। इस पार्ट को गाइस जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड। क्रक्स तुम्हें मैंने करंट रेशो का बता दिया, इसके अलावा करंट रेशो में और कुछ भी नहीं जानने वाला, दिस इज़ जस्ट इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो वर्थ कंसिडरिंग दैट अवेलेबिलिटी ऑफ फर्दर फाइनेंस एग्जाम्पल is the overdraft at a limit
वेरी ऑफन दिस इंफॉर्मेशन इज़ हाईली रेलिवेंट बट इट इज़ नॉट डिस्क्लोज इन दी अकाउंट्स। इस पार्ट को गाइस अभी तुम स्किप कर दो, इसको स्किप कर दो, इसमें ऐसा कुछ रेलिवेंट नहीं है, मैंने एक बार पढ़ लिया इसे, कुछ अंडरस्टैंडिंग वाला रेलिवेंट नहीं है। नेक्स्ट रेशो आती है हमारी क्विक रेशो। अब क्विक रेशो का फॉर्मूला सबको पता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स में से हम इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं अपॉन करंट लायबिलिटीज़। क्विक रेशो इज़ ऑल्सो नोन एज लिक्विडिटी रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, तुम सोचोगे कि सर क्विक रेशो इसको नाम क्यों दिया, क्यों क्विक रेशो में से हमने इन्वेंट्री माइनस करी जब ऑलरेडी हमारे पास करंट रेशो थी। तो गाइस क्विक रेशो बनाने का पर्पस क्या हुआ कि सोचो अगर मुझे 2 दिन के अंदर, एग्जाम्पल 2 दिन में ऑल करंट लायबिलिटीज़ पे ऑफ करनी है मुझे, ठीक है, विद इन 2 days आई हैव टू पे ऑफ ऑल दी करंट लायबिलिटीज़। सो इन दिस केस हाउ कैन आई गेट हाउ मच करंट एसेट्स आई हैव टू पे ऑफ दी करंट लायबिलिटीज़ इन 2 days। अब यू विल से सर इन दिस केस हम इन्वेंट्री को भी तो ऐड करेंगे क्योंकि वो करंट एसेट्स में है, बट द पॉइंट इज़ इन्वेंट्री हमारे ऊपर नहीं है कि हम आज ही आज सेल कर देंगे। हो सकता है इन्वेंट्री ना सेल हो सकता है इन्वेंट्री हमारी 2-3 महीने बाद सेल हो, हमारा सर्कल ही 3 महीने का होता है, अब इन्वेंट्री आधी बनी हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो, तो इन्वेंट्री के ऊपर हमारा फुल कंट्रोल नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल वालों को तो हम बोल सकते हैं कि आप हमें पैसे दो, अभी थोड़े बहुत पैसे काट के, हमें तो कुछ नहीं पता, हमें तो पैसे दो। कैश हमारे पास अवेलेबल होगा, बैंक में हमारे पास पैसे होंगे, यही तो होते हैं ना सारे करंट एसेट्स। तो इन्वेंट्री को छोड़ के बाकी सारे जितने भी करंट एसेट्स होते हैं वो एसेट्स हमारे होते हैं कि वो पैसे हमें रेडीली विद इन 2-3 days हम उनको निकाल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ कैश। सो दैट्स वाई वी कैलकुलेट क्विक रेशियो कि अगर क्विकली ऑन द स्पॉट हमें पैसे देने पड़े, डू वी हैव इनफ कैश टू पे ऑफ ऑल दी लायबिलिटीज़। अब लायबिलिटीज सारी पे ऑफ करनी पड़ेगी, सो दैट इज क्विक रेशियो। So the quick ratio is also known as acid test ratio because by eliminating inventory from current asset, it provides the acid test whether a company has sufficient liquid resources to settle its liabilities, as well as analyzing how safe a business is. By looking at this current and quick ratio, it is important to look why the ratio have moved by considering working capital in more depth. कि अगर मान लो रेशो बड़ी है या रेशो कम हुई है कंपनी की पिछले सालों में, तो उसका रीज़न क्या है वो भी हमें ध्यान से समझना पड़ना पड़ेगा। थर्ड पार्ट हमारा आता है कैश। अब कैश क्या होता है? कैश तो सिंपल, इट्स नॉट अ रेशो, इट्स अ नॉर्मल कैश। एज वेल एज वर्किंग कैपिटल रेशो बिलो, it is also useful to comment on any movement of cash during the year. जैसे फॉर एग्जाम्पल कैश अगर हमारा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है ड्यूरिंग द ईयर या काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, तो पॉइंट F7 के लिए अगर तुमने देखा, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कैश 2019 2018 2018 में कैश था कंपनी के पास 1000, 2019 में हो गया जैसे 1 लाख और 2019 में हो गया 4 लाख। ठीक है, अब अगर मैंने सिंपल इसके सॉल्यूशन में ये लिख दिया कि वी हैव सीन दैट कैश हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 4 लाख, दैट मीन्स 3 लाख कैश हैज़ बीन इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर, इतना मैंने लिख दिया, इस चीज़ के मुझे 0 मार्क्स मिलेंगे। मुझे ये ध्यान से एनालाइज करना पड़ेगा क्वेश्चन करते हुए कि कैश अगर इंक्रीज़ हुआ है तो कहाँ से इंक्रीज़ हुआ है, एकदम से इतना कैश कहाँ से आया। हो सकता है कंपनी ने शेयर्स इशू करे हों, कैश एंड बैंक बेसिकली इंक्रीज़ हुआ है, तो कैश एंड बैंक यू मीन आई मीन टू से। हो सकता है कंपनी ने बहुत ज़्यादा लोन लिया हो इस साल, हो सकता है कंपनी ने कोई एसेट सेल किए हो, नॉन करंट एसेट सेल किए हो, तो वी हैव टू एनालाइज दैट एज वेल एंड उसके बाद ही हम अपनी जजमेंट देंगे। सो दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये यहाँ लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बताता हूँ। As far as possible, any comment should be made with reference to the scenario. A simple statement of cash has gone up, which is good, is unlikely to be worth any marks. अगर तुम लिखोगे कैश कंपनी का बढ़ गया, this is a good thing, very good, अच्छा है कैश बढ़ गया, this is not a good thing. A discussion should be based around whether cash has gone up from the company's performance or from other sources such as taking more debt. अगर अब तुम बोलो कंपनी का कोई भी डेट नहीं बढ़ी, कुछ नहीं बढ़ा, ये नहीं बढ़ा, वो नहीं बढ़ा, सो अगर उस केस में कंपनी का कैश बढ़ा है तो यू कैन से कि कंपनी का कैश बढ़ा है बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस, कि उसने डेटर्स से पैसे रिकवर कर लिए, ज़्यादा सेल्स करी है ड्यूरिंग द ईयर, उसकी वजह से कैश इंक्रीज़ हुआ है।
सो वी हैव टू एनालाइज दैट इन वेरी डिटेल। ठीक है, अब उसके बाद आता है क्विक रेशो। अब क्विक रेशो का भी इस चीज़ को जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड, इसको भी एक प्लेन रीड देना। दिस इज रिलेटेड टू F3, अंडरस्टैंडिंग तुम्हें मैंने बता दी। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। दिस इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, दिस इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, और ये है इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड। इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड का जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको पता हुआ एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज 365 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कि पहले तुम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकाल लो और उसको 365 से डिवाइड कर दो, या 365 को से डिवाइड कर दो, तो जो भी आएंगे दीज विल बी नंबर ऑफ डेज। सो इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड हमें क्या बताता है? इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड जब हम कैलकुलेट करते हैं, ये हमें ये बताता है कि हमारी जो इन्वेंट्री है कितने दिनों तक हमारी कंपनी में रहती है। मतलब अगर मेरा स्टॉक है, हर अप्रॉक्सीमेट 3-3 महीने में मेरा स्टॉक सेल होता है, 6-6 महीने में स्टॉक सेल होता है, 12 महीने में स्टॉक सेल होता है, सो दैट इज़ माई इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड, कि नॉर्मली मेरी इन्वेंट्री कितनी ज़्यादा मूव करती है। ठीक है, सो एक फॉर्मूला ये है। और अगर हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालनी है कि कितने टाइम्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बताती है कि एक साल में कितने टाइम्स मेरी इन्वेंट्री सेल होती है, कितने टाइम्स इन्वेंट्री मूव करती है। तो जितनी ज़्यादा, मोर द रेशो, दैट मीन्स हमारी इन्वेंट्री उतनी जल्दी मूव कर रही है। और इन्वेंट्री मूव करना मतलब कंपनी अच्छी चल रही है, इन्वेंट्री बन रही है, बिक रही है, बन रही है, बिक रही है। ठीक है, सो जितनी ज़्यादा ये आएगी दैट मीन्स उतना ज़्यादा ये आएगा, जितना ज़्यादा ये आएगा उतने कम हमारे नंबर ऑफ डेज आएंगे, विच इज़ गुड फॉर अ कंपनी। सो इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड जितना कम हो उतना बेटर होता है, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जितनी ज़्यादा हो उतनी बेटर होती है। अब एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डेज और डिमिनिशिंग मल्टीपल, मतलब ये कम आ रही है, implies that inventory is turning over less quickly, which is regarded as a bad sign, कि अगर हमारे डेज बढ़ते जा रहे हैं, मतलब काफ़ी देर तक इन्वेंट्री हमारे पास रह रही है, इट इज़ अ बैड साइन। और इट कैन से कि देयर इज़ लैक ऑफ डिमांड ऑफ द गुड्स, पुअर इन्वेंट्री कंट्रोल, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ स्टॉक। However, it may not necessarily be bad where management are buying inventory in larger quantity to take advantage of trade discounts और increasing inventory levels to avoid stock out। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार अगर हमारी इन्वेंट्री बढ़ रही है तो वो नुकसान, अगर डेज बढ़ रहे हैं तो वो नुकसान ही होगा। क्यों? अगर कंपनी ने क्लोजिंग स्टॉक बहुत ज़्यादा रख लिया। देखो इन्वेंट्री, ये रेशो कम कब आएगी? जब डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा। डिनोमिनेटर का फॉर्मूला, इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी बहुत ही ज़्यादा है तो ये डिनोमिनेटर ज़्यादा आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल उतना ही रहेगा, दैट मीन्स हमारा टाइम्स कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा तो डेज बढ़ जाएंगे। तो हम बोलेंगे कि डेज बढ़ गए, इसका मतलब है कि नुकसान है। बट हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन ऐसी तो नहीं है कि कंपनी बहुत ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा कर रही है क्योंकि अगले साल बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। जैसे आजकल इंडिया में तुम्हें पता होगा वैक्सीन की, ऑक्सीजन सिलेंडर की, वेंटिलेटर बेड्स की बहुत डिमांड है, बहुत ह्यूज डिमांड है। तो जो कंपनीज़ थी वो बहुत सारा स्टॉक्स बना रही हैं, तो उस केस में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो बहुत कम आएगी क्योंकि इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक बहुत ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से इन्वेंट्री टर्नओवर बहुत डेज बढ़ जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, तो ये हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग एनालाइज करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारे को एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि कोविड करके वेंटिलेटर बेड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, उसकी वजह से इन्वेंट्री हमें काफ़ी ज़्यादा होल्ड करनी पड़ी, ये एक पॉइंट लिखा हुआ है और हमें सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में देख के तुम बोलोगे इन्वेंट्री टर्नओवर डेज बढ़ रहे हैं, दैट इज़ अ बैड साइन। ठीक है, तुमने अपना जजमेंट दे दी, बट तुमने वो कमेंट नहीं पढ़ा कि इन्वेंट्री बढ़ने का रीज़न ये है क्योंकि आगे डिमांड है। सो दैट मीन्स दिस इज़ नॉट एक्चुअली बैड थिंग, इट इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री डेज। अब इन्वेंट्री डेज क्या होता है, ये भी जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड, तुम्हें मैंने बता दिया इसके पीछे जो लॉजिक है, इसको भी खुद ही पढ़ना क्योंकि ये पढ़ के तुम्हें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स मिलेंगे विच विल रिमेन इन योर माइंड विच यू कैन राइट इन एग्जाम्स।
तो ये चीज़ थॉरोली एक बार तुम्हें पढ़नी ज़रूरी है, ठीक है। सेम चीज़ें जो मैंने तुम्हें अपनी लैंग्वेज में हिंदी में बताई हैं, सेम थिंग्स आर रिटन देयर इन सम पर्टिकुलर लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है हमारा रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। अब रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या होता है? सिंपल जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के डेटर्स यानी रिसीवेबल से कितने दिनों में हम पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। तो सेम बिल्कुल कॉपी पेस्ट है ये, कॉपी ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, बिल्कुल उसकी कॉपी है कि जितने डेज़ कम होंगे हमारे, जो भी हमारा आंसर आएगा, जितने डेज़ कम होंगे दैट मीन्स उतनी जल्दी हम डेटर्स या रिसीवेबल से पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। तो दिस इज़ लोअर दी बेटर। इफ़ द फिगर ऑफ क्रेडिट सेल इन द क्वेश्चन इज़ नॉट अवेलेबल, रेवेन्यू शुड बी यूज्ड। अगर हमें क्रेडिट सेल नहीं पता तो हम टोटल सेल, रेवेन्यू मतलब टोटल सेल को ही कंसिडर कर लेंगे। रीज़न, क्योंकि नॉर्मली एक कंपनी जब गुड सेल करती है वो क्रेडिट सेल करती है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट जनरली मोस्ट ऑफ द कंपनी सेल सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। चाहे 10 दिन का पीरियड हो लेकिन क्रेडिट पे गुड्स सेल होते हैं, ठीक है। द कलेक्शन पीरियड शुड बी कंपेयर्ड विद द स्टेटेड पॉलिसी प्रीवियस पीरियड फिगर, कि कंपनी की पॉलिसी है कि विद इन 3 मंथ्स पैसे आ जाने चाहिए। तो अगर ये डेज़ 3 महीने से कम आ रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अगर ज़्यादा आ रहे हैं, आधा साल 180 डेज़ आ रहे हैं विच इज़ 6 मंथ्स, तो दैट इज़ नॉट गुड साइन। Increasing account receivable collection period is usually a bad sign, suggesting lack of proper credit control, which may lead to irrecoverable debts, obviously. However, it may be due to a deliberate policy to attract more trade. ये कंपनी ने अपनी पॉलिसी चेंज किया है कि हम ट्रेड पीरियड 3 महीने से 5 महीने का कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, ज़्यादा लोग जो 3 महीने में पैसे नहीं दे सकते वो भी हमसे काम करेंगे क्योंकि वो 5 महीने में पैसे दे पाएंगे। अब मेजर न्यू कस्टमर बीइंग अलाउड डिफरेंट टर्म, कि एक नया कस्टमर हमारे पास आया है जो काफ़ी बड़ा कस्टमर है, उसने हमें बोला है कि मैं 3 महीने में नहीं, मैं 6 महीने में पैसे दे पाऊँगा। हमने बोला यार बहुत बड़ा कस्टमर है, इसने काफ़ी बड़ा ऑर्डर दिया है, अप्रॉक्सीमेट टोटल सेल का 40% तो उसी ने दिया है, तो कोई बात नहीं, इसको 6 महीने का पीरियड दे देते हैं, 6 महीने का दे देते हैं। तो दैट मीन्स उस केस में हमारी ऑब्वियसली रेशो जो हो जाएगी वो हो जाएगी कम, या डेज नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो सेम जो लॉजिक हमने वहाँ यूज़ किया था सेम लॉजिक यहाँ यूज़ होगा। फॉलिंग रिसीवेबल डेज इज़ यूजुअली गुड साइन, दो इट कुड इंडिकेट दैट कंपनी इज सफरिंग ऑफ अ कैश शॉर्टेज, कि अगर हमारी रेशो बहुत कम आ रही है इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी को बड़ी जल्दी डेटर से पैसे निकलवाने हैं क्योंकि कंपनी के पास कैश नहीं है। वैसे अच्छा ही होता है बट दिस कैन ऑल्सो बी द केस। ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगेन इस चीज़ को भी गाइस पढ़ लेना, जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड एज वेल। देन आता है पेबल पेमेंट पीरियड, जैसे रिसीवेबल पेमेंट पीरियड के डेटर्स रिसीवेबल से कब पैसे आते हैं, पेबल पेमेंट पीरियड के हम पेबल्स को कितने दिनों में हम पैसे देते हैं। इसका भी लॉजिक रिमेन्स द सेम कि अगर ये ज़्यादा हो, जितना भी डेज ज़्यादा होंगे तुम कहोगे सर अच्छा है ज़्यादा लेट पैसे दे रहे हैं, बट दैट्स नॉट गुड फॉर अ बिजनेस। तो जितने ये डेज ज़्यादा होंगे उतना हमारे लिए बैड होगा। पेमेंट शुड बी टर्म्स के अकॉर्डिंग। सो द रेशियो इज ऑलवेज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। A long credit period may be good as it represents source of free finance. A long credit period may indicate that company is unable to pay more quickly because of liquidity problem. So there can be two cases. अच्छा भी हो सकता है कि कंपनी को फाइनेंस काफ़ी अच्छा मिल रहा है, 6-6 महीने का टर्म पीरियड, 7-7 महीने का लोग क्रेडिट पे स्टॉक दे रहे हैं कि आप क्रेडिट पे स्टॉक ले लो, बाद में हमें पैसे दे देना। और इट कैन बी अ लॉस एज वेल कि कंपनी उनको पैसे नहीं दे पा रही है। सेम चीज़ वी विल हैव टू एनालाइज इट। कैसे? अब एग्जांपल तुम्हें देता हूँ यहाँ पे। अगर कंपनी के पास कैश बहुत ज़्यादा है, कैश एंड बैंक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डेटर्स बहुत ज़्यादा है, मतलब करंट रेशियो बहुत ज़्यादा है, फिर भी हमारी ट्रेड पेबल्स पेमेंट पीरियड काफ़ी ज़्यादा है। क्या बोला मैंने? करंट रेशियो कंपनी की काफ़ी हाई है, मतलब पेबल्स को देने के लिए कंपनी के पास बहुत पैसे है, क्विक रेशियो भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी हमारे जो पेबल पेमेंट पीरियड है वो ज़्यादा है। इट मीन्स इट इज़ अ गुड साइन कि कंपनी के पास उनको देने के लिए कैश है, पूरा पूरा कैश है, कंपनी कभी भी दे सकती है, बट हो सकता है ये क्रेडिटर्स का टर्म पीरियड ही ज़्यादा हो, 6 मंथ्स का, 7 मंथ्स का, विच इज़ गुड फॉर अ कंपनी कि देर बाद पैसे देगी, उस पैसे को कहीं और यूटिलाइज़ करेगी, ठीक है। और अगर जैसे मान लो कैश काफ़ी कम है, करंट रेशो काफ़ी कम है, सब कुछ काफ़ी कम है,
इट इंडिकेट्स भाई हमारे पास तो कैश ही नहीं है देने के लिए, कैसे दें उनको, तभी हमारी वो रेशो इंक्रीज हो रही है। इफ़ क्रेडिट पीरियड इज लॉन्ग द कंपनी में डेवलप पुअर रेपुटेशन, existing suppliers may decide to discontinue supplies, company may be losing out worthwhile prompt payment discount। ये कंपनी को काफ़ी नुकसान हो सकता है, रेपुटेशन कम होगी, लोग आगे से क्रेडिट पे सामान नहीं बेचेंगे, और कंपनी को जो अर्ली, कई बार क्या होता है कि अगर हम पैसे जल्दी दे देते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, वो डिस्काउंट भी कंपनी को नहीं मिलेगा। In most set of financial statements, the figure of purchase will not be available. Therefore, cost of sales is normally used as an approximation in calculation of payable payment period. याद रखना, normally questions में हमें purchase easily नहीं मिलता, तो हम cost of sales को ही अपनी purchase मान लेते हैं। तो you can write credit purchase और cost of sales, और डेटर्स वाले में क्रेडिट सेल्स और नॉर्मल सेल्स। ठीक है, एक क्लास इशू और कराता हूँ, एक्चुअली मेरी एक क्लास है, जल्दी से। वर्किंग कैपिटल साइकिल, दैट मीन्स कैश साइकिल, इसका फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री डेज प्लस रिसीवेबल पीरियड माइनस पेमेंट पीरियड। Working capital cycle shows average length of time between paying production costs and receiving cash in return of inventory। मतलब सामान खरीदने से बनाना बेचने तक अप्रॉक्सीमेट कितना टाइम लगता है, कितने में हमारा सर्कल घूमता है कि हमने 1 महीने पहले सामान खरीदा था, आज सामान बन गया, विद इन 1 मंथ सामान बन गया, 2 महीने तक वो बिक जाएगा और 1 महीने तक हमें पैसे आ जाएंगे। तो जितने हमारे डेज आते हैं दैट मीन्स उतने डेज में हमारे बिजनेस का सर्कल घूमता है कि क्रेडिटर से सामान क्रेडिट पे परचेज करने से लेके सेल का पैसा आने तक का हमारा कितना टाइम है, दैट इज़ कॉल्ड वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो सीधा सीधा इन्वेंट्री टर्नओवर डेज प्लस रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड माइनस पेबल कलेक्शन पीरियड, और ऑब्वियसली जितना ये कम होगा नॉर्मली उतना बेटर होता है। ठीक है गाइज, ये वीडियो मैं इतनी बनाता हूँ। इसके बाद एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूँगा बट मैं तुम्हें इंटरप्रिटेशन करनी सिखाऊंगा कि रेशियोज़ को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद बाकी जो बची हुई रेशियोज़ हैं आई विल ट्राई कि मैं एक ही वीडियो में सारी रेशियोज़ कवर कर लूँ। ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।